माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो आज हम लोग करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इसके बाद हमारे 4 चैप्टर्स और बचेंगे, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वो मैं तुम लोगों के जल्दी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि एक दिन में CBSE की 3 सैम्पल पेपर की वीडियोज़ मैं पोस्ट कर दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है। देखो, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मतलब कस्टमर्स का, ठीक है। इट एम्स एट एजुकेटिंग कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उनकी क्या क्या राइट्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये बताने के लिए ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। It also provides speedy and inexpensive redressal. Redressal मतलब solutions, ठीक है, of their grievances and create awareness among the consumers. उनके उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी दिक्कतें उन्हें आ रही हैं, उनको जल्दी से जल्दी इनएक्सपेंसिव तरीके से सॉर्ट आउट करने के लिए ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्या क्या है? कंज्यूमर इग्नोरेंस। इन इंडिया कंज्यूमर्स आर इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स एंड रेमेडीज़। क्या क्या उन्हें राइट्स और रेमेडीज़ मिली हुई हैं, मतलब उन्हें क्या क्या राइट्स मिली हुई हैं और क्या क्या सॉल्यूशंस मिले हुए हैं, इस बारे में कंज्यूमर अवेयर नहीं है इंडिया में। इट बिकम्स नेसेसरी टू एजुकेट देम द कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स। हम लोगों को उनको अवेयर करना पड़ेगा। जैसे कि क्या होता है, कई बार हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं और हम लोग बिल ही नहीं लेते, ठीक है, तो ये भी एक इग्नोरेंस का ही पार्ट है। ठीक है, अगला देखो, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स। इन इंडिया कंज्यूमर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज, ओनली फ्यू कंज्यूमर्स एसोसिएशन आर वर्किंग इन इट। सिर्फ कुछ ही कंज्यूमर एसोसिएशंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशंस ही काम कर रही हैं इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, so in India, so there is an urgent need to be organized in the form of organizations. हमें और तरह तरह की organizations बनानी चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके। जैसे तुमने देखा होगा हर शहर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूँ तुम लोगों के साथ, तो हर शहर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब अगर मेरठ में या मुजफ्फरनगर में या किसी और शहर में हमें अगर कहीं पे कंप्लेन करनी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर में, तो हमें वहाँ के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा या कहीं और जहाँ पे ऐसी एसोसिएशन बनी है वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कम से कम हर शहर में तुम एक छोटी सी ब्रांच कंज्यूमर प्रोटेक्शन की खोल सकते हो। ठीक है, अगला देखो, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। अब ये क्या है? कंज्यूमर आर एक्सप्लॉयटेड बाय ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन इन वेरियस वेज। वही सामान कुछ रेट का है, दे कुछ और रेट का रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट सच एक्सप्लॉयटेशंस। ठीक है, अगला देखो, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। अब ये क्या है? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। इट इज़ in the interest of the business to produce good quality products at reasonable rate, because if the consumer is satisfied he will purchase again and again and he will give good feedback to other customers. अगर तुम good produce कर रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करो और उसे सही रेट पर बेचो। ये नहीं कि उल्टा सीधा रेट बेच रहे हो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारे कंज्यूमर को तुमसे चीज़ पसंद आ गई ना, तो वो बार बार लेगा उसी चीज़ को और वो अच्छा फीडबैक भी देगा तुम्हें। अगला देखो, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस हाउसेज use the resources of the society, so it is the responsibility of every business to supply such products which are in public interest. ऐसे प्रोडक्ट सप्लाई करना जो पब्लिक के इंटरेस्ट में है। अब क्योंकि वो रिसोर्सेज भी तो सोसाइटी के ही यूज़ कर रहा है ना, मतलब ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करना जो हर कोई ले सके आराम से, या फिर जो पब्लिक इंटरेस्ट में है। कभी पता चला कि गाँव में जाके वो उन सब चीज़ों का बिजनेस कर रहा है, क्या बोलते हैं उसे, बॉम्ब्स वगैरह का, ठीक है, पता चला और वहीं पे फट गया एक आधा, फैक्ट्री तो गई गई, साथ में गांव वालों की और भी बहुत सारी चीज़ें भी जाएंगी। तो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करना जो पब्लिक इंटरेस्ट में आते हैं।
social responsibility, a businessman has social obligation towards various groups like employees, government, consumers, etc. So it is the responsibility of every businessman to provide good quality product at reasonable price. हम लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था तुम लोगों ने, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जहाँ पे दी हुई थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स कंज्यूमर, टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, ये सब कुछ वेरियस ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, यही सब तुम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। ठीक है, तो वही हर बिजनेसमैन को एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना चाहिए और सही रेट पे सप्लाई करना चाहिए। अगला देखो मोरल जस्टिफिकेशन, ये क्या होता है? It is the moral duty of every business to take care of customers' interest and avoid any form of their exploitation and unfair trade practices like defective goods, adulteration, false advertisement, black marketing, etc. ये तो हर बिजनेसमैन को करना ही चाहिए कि ये जो होती है ना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे कि डिफेक्टिव गुड्स बेच दिए कि कंज्यूमर ने ध्यान नहीं दिया, और सपोज करो सूट लेने गए तुम लोग, तुम्हारी मम्मी सूट लेने गई और उसमें क्या हुआ, उसने क्या करा, डिफेक्टिव सूट दे दिया तुम्हारी मम्मी को 2000 के रेट पे। घर आके उन्होंने देखा ये तो डिफेक्टिव है, जैसे वो उसमें हुआ था जेठालाल का एक सीन था, उसमें हुआ था कि उसने डिफेक्टिव साड़ियाँ बेच दी थी कि कुछ दिखा के दे कुछ और दिया था, और फिर जब वो लोग घर और ना ही उन लोगों ने बिल लिया था। ये देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मिल गया कि ये जो गोकुलधाम की सोसाइटी की लेडीज़ थी, इन्होंने साड़ियाँ खरीदी, अब क्या हुआ, उसने दिखाया कुछ और दे दिया इन लोगों को पैक करके डिफेक्टिव माल। अब इन लोगों ने भी बिल नहीं लिया गोकुलधाम की लेडीज़ ने, तो अब जब अगले दिन ये लोग गई उसे वापस देने साड़ियाँ, तो उसने लेने से मना कर दिया कि जी बिल दिखाओ, और बिल तो वो हम प्यार मोहब्बत में नहीं लेकर गए थे। तो ये भी एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ही तो है। तो तुम्हें ये काम भी नहीं करने चाहिए अपने कंज्यूमर के साथ, जबकि गलती उन लोगों की भी है कि वो बिल क्यों नहीं लेकर गई। तो यही तो हुई कंज्यूमर इग्नोरेंस। ठीक है, इग्नोर तो तुमने कर दी और अब तुम चाहते हो कि तुम्हें इंसाफ मिले, तो इससे अच्छा तो इग्नोर ही मत करो ना चीज़ें। और फिर उसके बाद तुम लोगों ने भी, उसने भी डिफेक्टिव माल दे दिया, और डिफेक्टिव माल दे दिया तो अब उसे चेंज करके दे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब अगला देखो, अगला है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब ये क्या होता है? इफ़ द बिजनेस कम्युनिटी वांट्स टू अवॉइड लीगल एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट देन दे शुड नॉट इन्वॉल्व इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। एनी गवर्नमेंट एक्शन में स्पॉइल द होल इमेज ऑफ द बिजनेस। उल्टी सीधी हरकतें करो ही मत, क्योंकि अगर एक बार गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करने आ गई फिर तो वो तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल देगी। ठीक है, अब अगला देखो, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या है, कौन होता है कंज्यूमर? अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, देखो वो MCQ में तुम लोगों से पूछ सकता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में आया था। अगर MCQ में आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया और तुम लोगों को ईयर याद नहीं आ रहा है तो तुम लोग ईयर नहीं लिख कर आओगे। ठीक है, गलत ईयर मत लिखना, सिर्फ तुम ये भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बस। लेकिन अगर तुम लोगों को ईयर याद नहीं आ रहा है तो फिर प्लीज़ ईयर मत लिखना, गलत ईयर नहीं लिख के आओगे। गलत ईयर टीचर की नज़रों में एकदम से आ जाएगा और वो गलत कर देगी। ठीक है, याद है, प्रॉपर याद है, हाँ 1986 में ही बना था, कंफर्म हो तुम लोग तो ही लिखना, लेकिन गलत ईयर नहीं लिखेगा कोई भी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, अ कंज्यूमर इज डिफाइंड as any person who buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly promised or under any other scheme of payment। अब देखो, कोई भी गुड, इसका मतलब क्या है? एक इंसान ने तुमसे कोई भी गुड खरीदा पैसे के बदले में, प्रॉमिस के बदले में, मतलब कि कल पैसे लाके दे दूंगा। पार्टली पेड आधे पैसे हैं, पार्शली पेड आधे पैसे हैं, आधे कल दे दूंगा। ठीक है, पार्शली प्रॉमिस्ड और अंडर एनी अदर स्कीम ऑफ पेमेंट, कोई भी तुम लोगों ने स्कीम निकाल रखी है या कुछ भी हो गया तो उसके बदले में जो वो गुड्स खरीदेगा। ठीक है, दीज गुड्स मस्ट नॉट बी योर रीसेल, तुम्हारे रीसेल गुड्स नहीं होने चाहिए ये कि एक बार यूज़ कर लिए अब बेच देता हूँ मार्केट में, नहीं। Any person who hire any service for a consideration which has been paid or promised or
हाँ, ये तो अभी पहले तो आ गई गुड्स की बात, अब यहाँ पर आ गई सर्विसेज की बात, वही सेम और एनी अदर स्कीम ऑफ पेमेंट। सच सर्विसेज मस्ट नॉट बी एनी फॉर्म ऑफ कमर्शियल पर्पस। ठीक है, किसी कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए। जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये एक कमर्शियल पर्पस हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें फ्री में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अब कोई भी इंसान जो तुमसे कोई गुड्स खरीदता है या तुमसे कोई सर्विस खरीदता है, या तो पूरे पैसे देके या आधे पैसे देके, आधे प्रॉमिस पे या पूरे प्रॉमिस पे कि कल पैसे दे दूंगा तुझे, ठीक है, तो उसे ही हम कहेंगे कंज्यूमर। जब कोई भी इंसान अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जब कोई भी इंसान तुमसे कोई गुड्स खरीदता है, ठीक है, पूरे पैसे के बदले में, या ये कह के कि कल दे दूंगा, या फिर पार्शली पेड पार्शली प्रोमिस्ड में खरीदता है, या फिर कोई सर्विस के लिए, एनी पर्सन हु हायर्स एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्शली प्रोमिस्ड or any other scheme of payment, such services must not be for any commercial purpose। ठीक है, वो हो गया हमारा कंज्यूमर। अब देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है 1986 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज पास बाय द पार्लियामेंट। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसने पास करा था? पार्लियामेंट ने करा था। ये भी आ सकता है तुम्हारे एमसीक्यू में, तो पढ़ लेना, ठीक है। देखो, विच प्रोवाइड सेफ्टी टू कंज्यूमर अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेफ्टी करता है कंज्यूमर्स की अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। दिस एक्ट वर्क्स एट 3 लेवल, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल पे ये काम करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जा सकते हो तुम कंप्लेन करने, स्टेट लेवल पे भी जा सकते हो, नेशनल लेवल पे भी जा सकते हो। अब वो कैसे जाओगे वो हम आगे पढ़ेंगे। This act provides contain rights to consumer to fight against wrong practices। जो भी उनके साथ wrong practices हो रही हैं उनको फाइट करने के लिए ही ये एक्ट बना है, ठीक है। अब दोबारा से देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पास करा था वो पार्लियामेंट ने पास करा था, जो कंज्यूमर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करती है डिफेक्टिव गुड्स और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट। ये कैसे काम करती है? ये 3 लेवल्स पे काम करती है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। अगर तुम डिस्ट्रिक्ट में गए, तुम अपने जो भी उनका रिजल्ट आया उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो तुम स्टेट में जा सकते हो, स्टेट वाले में सेटिस्फाई नहीं हो तो तुम नेशनल लेवल पे जा सकते हो। ये ऐसे काम करता है, लेकिन ये इसी का एक ये सीक्वेंस है, पहले डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, उसके बाद नेशनल में जाओगे, उसके बाद स्टेट में जाओगे, ठीक है। दिस एक्ट प्रोवाइड कंटेन्स राइट टू फाइट राइट्स टू कंज्यूमर टू फाइट अगेंस्ट रॉन्ग प्रैक्टिसेस। जो भी उनके साथ रॉन्ग प्रैक्टिसेस हो रही है उसके अगेंस्ट में कंज्यूमर फाइट कर सकते हैं। अब देखो, डिस्कस वेरियस राइट्स ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब इनकी राइट्स क्या क्या है? राइट टू सेफ्टी, इट मीन्स कंज्यूमर हैज राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डियस to life, health and property. For example, substandard drugs, applicants added to quality materials such as electric press, pressure cooker, gas cylinder, low quality food products like butter, milk, bread, butter, milk, etc. देखो, अब इसमें क्या है, राइट टू सेफ्टी में उन गुड्स से बचना जो उन गुड्स और सर्विसेज है जो तुम्हारी लाइफ के लिए, जो तुम्हारी हेल्थ के लिए, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए हजार्डियस है, ठीक है। जैसे कि इलीगल वेपन्स, ठीक है, गन वगैरह, या फिर ड्रग्स बोला इसने यहाँ पे, इलेक्ट्रिक प्रेस, प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर जो फटते ही ख़त्म, इन सब चीज़ों से, या फिर लो क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्रेड, मिल्क, बटर एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से बचना। राइट टू सेफ्टी में क्या है, जो हैजार्डियस हैं तुम्हारी लाइफ के लिए, लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। अगला देखो, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इट मीन्स कंज्यूमर हैज़ द राइट दैट ही शुड बी गिवन ऑल द इंफॉर्मेशंस ऑन व्हाट ही डिसाइडेड टू बाय द प्रोडक्ट सच एज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मेथड ऑफ यूज एक्सेट्रा। अब जैसे कि सपोज करो तुम ब्रेड लेने जाते हो, ठीक है, तो हम लोग
के अंदर एक आदत है ब्रेड या दवाई लेते हुए कि हम लोग हमेशा उसकी एक्सपायरी डेट चेक करके लेते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ये कंज्यूमर को बताना चाहिए कि ये चीज़ तुझे ऐसे यूज़ करनी है, इसमें इसकी इतनी क्वांटिटी है, इतनी क्वालिटी है। देखो ये सब चीज़ें ना कंज्यूमर को खुद भी देखनी चाहिए। दुकान वाला वहाँ पे बेचने के लिए बैठा है, ये सब चीज़ें तो मैं खुद भी देखनी चाहिए। ये तो एक बेसिक ही चीज़ हो गई राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि वो जो भी सामान खरीद रहा है उसके बारे में उसे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। हाँ, अगर वो जैसे सपोज करो वो ले रहा है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो उसको बताना चाहिए। तो उसे बताएगा, जो बेच रहा है वो उसे बताएगा कि भाई देख ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं, ये इसकी क्वालिटी है, इतने की बिजली खाती है ये, ठीक है। ये सब चीज़ें, या फिर क्या कहते हैं, इतने टाइम बाद तुझे इसकी सर्विस करानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें बतानी चाहिए तुम्हें अपने कंज्यूमर को। तो ये क्या हो गया, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, जहाँ पे उसे तुम प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दोगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, प्योरिटी कैसी है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, मेथड ऑफ यूज, सब कुछ, ठीक है। अब राइट टू सेफ्टी में क्या था, उन चीज़ों से बचना जो तुम्हारी लाइफ, प्रॉपर्टी, हेल्थ के लिए हजार्डियस है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसके बारे में तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। अगला देखो राइट टू चूज क्या है। अकॉर्डिंग टू द राइट, consumer can select the goods or services according to his or her choice from the available product. No seller can influence his पर्सनल चॉइस बाय अनफेयर मेथड। अब जैसे कि सपोज करो तुम लोग गए कपड़े की दुकान पे कपड़े लेने, ठीक है। तुम जो भी कपड़ा ट्राई करो, उन लोगों के वर्ड्स होते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, अरे ये ले लो आप, ये डन करो इस पर। वो दिखा रहा है वही सामान तुम्हें 3,000 रुपये का, उसे पता है कि अगर 2500 में भी लेके चली गई ना, मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम 3,000 की जगह 2,000 वाले पे हाथ रखोगे ना, वो तो सड़ जाएगा, वो तुम्हें बेचेगा। तो इसमें यही लिखा है कि कंज्यूमर के पास राइट होनी चाहिए चूज करने की कि उसे क्या लेना है क्या नहीं लेना, ठीक है। तुम लोग मत बीच में टांग अड़ाया करो अपनी, कि नहीं भाई यही लेके जा, यही लेके जा, यही लेके जा। अरे लेने दो उसे। तो इसमें यही है राइट टू चूज। अकॉर्डिंग टू द राइट, कस्टमर कैन सेलेक्ट द गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू हिज और हर चॉइस फ्रॉम द अवेलेबल प्रोडक्ट्स। नो सेलर इन्फ्लुएंस हिज पर्सनल चॉइस बाय अनफेयर मेथड, कि उसे पता है कि मैं ये बेच दूंगा ना तो मुझे इसमें ज़्यादा पैसे बचेंगे इसके कंपैरिजन में। तो जब तुम वो पहनोगे ना, तुम वो पहन के भद्दे बुरे बेकार भी लग रहे हो ना, वो तो भी तुम्हें वो बेचने की कोशिश करेगा, वो बोलेगा, वो तुम्हें इन्फ्लुएंस करेगा। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, इसमें तो आप हूर की परी लगोगे, या इसमें आप बहुत अच्छे लगोगे भैया। तो नहीं, अपनी मम्मियों को साथ लेके जाओ, अपने पापा को साथ लेके जाओ, अपने फ्रेंड्स को साथ लेके जाओ, उनसे ऑनेस्ट रिव्यू लो कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ इस चीज़ में, ठीक है। तो ये हो गया राइट टू चूज। अगला देखो राइट टू बी हर्ड। अब ये क्या होता है, राइट टू बी हर्ड क्या है, राइट ऑफ राइट्स, ठीक है। सारी राइट की राइट्स है ये राइट टू बी हर्ड। अब ये क्या होता है, द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू फाइल अ कंप्लेन एंड टू बी हर्ड इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। जैसे कि अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था जेठालाल वाले में, वो लोग डिफेक्टिव गुड्स ले गई थी, उन्हें डिफेक्टिव गुड्स दे दिए थे और अगले दिन उन्हें वो सुन भी नहीं रहा था, वो कह रहा था कि नहीं तुम तो मेरे पास से लेकर ही नहीं गई गुड्स, ठीक है। अगर किसी कंज्यूमर को या किसी कस्टमर को तुम्हारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट दिखता है, वो नहीं सेटिस्फाई है उस चीज़ से, तो तुम्हें उसे सुनना पड़ेगा। Therefore, many companies have set up customer care और consumer services cell to remove all problems of customer। इसीलिए कुछ कंपनीज ने कस्टमर केयर बनाया है, ठीक है। जहाँ पे तुम कॉल करोगे, तुम पूछोगे ओ भाई मेरा ऑर्डर नहीं आया, या मेरे ऑर्डर में ये चीज़ें रिटर्न करने में दिक्कत आ रही है, तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें करनी चाहिए। तो राइट टू बी हर्ड, जहाँ पे तुम अपने कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सुनोगे, वो सेटिस्फाई नहीं है तुम्हारे गुड्स से या तुम्हारी सर्विसेज से, तो तुम सुनोगे वो चीज़। देखो राइट टू सेफ्टी में क्या था, उन प्रोडक्ट से बचना जो तुम्हारी लाइफ, प्रॉपर्टी, हेल्थ के लिए वो है हजार्डियस है, ठीक है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, जब तुम कोई भी गुड्स बेच रहे हो अपने कस्टमर को, तो तुम उन्हें बताओगे कि इसे ऐसे यूज़ करते हैं, इसकी क्वालिटी ऐसी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, एक्सपायरी डेट ये है, इतने टाइम बाद इसकी सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो सब कुछ। राइट टू चूज़, उसे चूज़ करने का हक देने दो, अपनी टांग मत अड़ाओ बीच में, ठीक है। राइट टू बी हर्ड, अगर वो कुछ बोल रहा है या वो तुम्हारी सर्विसेज से या गुड्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसे सुनो, ठीक है। अब देखो राइट टू सीक रिड्रेसल। अब ये क्या होता है,
It means the consumer has a right to get compensation or refile against any unfair trade practices. This compensation may be in the form of replacement of product, free repair, removal of defect part, refund of the cost, etc. अब जैसे कि सपोज करो मैंने Amazon से या फ्लिपकार्ट से या मिंत्रा से मैंने कुछ मंगाया, ठीक है, तो अब उसमें क्या हुआ, कोई डिफेक्ट निकल गया उसमें गुड्स में। अब वो अमेज़ोन वाले कह रहे हैं कि मैं तो वापस नहीं करूँगा ये गुड्स, आप एक काम करो आप एक्सचेंज करा दो ये गुड्स, ठीक है। या फिर ऐसा होता है हम अमेज़ोन से अगर कोई इलेक्ट्रिक चीज़ मंगाते हैं या थोड़ी टेक्निकल चीज़ मंगाते हैं तो उस पर वो लोग रिटर्न नहीं रखते, वो उस पर एक्सचेंज रखते हैं सिर्फ, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब देखो हमारे पास इस पर रिटर्न पॉलिसी तो नहीं है लेकिन आप एक्सचेंज करा सकते हो, तो ये भी एक तरीके से सॉल्यूशन ही तो है, रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट हो गया। या फिर उसने कहा कि चलो ठीक है आप भेज दो, मैं आपको फ्री रिपेयर करके वापस दे देता हूँ गुड्स, ठीक है, या फिर रिफंड कर देता हूँ, पैसे वापस दे देता हूँ आपके गुड्स के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। It means the consumer has right to get the compensation or relief against any unfair trade practices. अगर उसे लगता है कि मुझे ये चीज़ गलत रिसीव हुई है या ये चीज़ तो काम ही नहीं कर रही, तो उसे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, या फिर कॉम्पनसेशन के बदले में रिप्लेसमेंट कर दी प्रोडक्ट की, फ्री रिपेयर करके दे दिया, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट पार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट, अगर कोई डिफेक्टिव पार्ट है तो उसे हटा के नया पार्ट लगा दिया, ठीक है, या फिर रिफंड ऑफ कॉस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। ये था इसमें राइट टू सीक रिड्रेसल में। अब अगला देखो, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस राइट टू गेट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द राइट्स and relief available to him, many consumer organization and some reputed business firm are helping to customers time to time about health, फूड एडल्ट्रेशन, वेट, प्राइस, पॉल्यूशन एक्सेट्रा। कंज्यूमर को एजुकेशन देना कि तुम्हारे साथ ना इस तरीके से गलत हो सकता है, या ये जो सामान है ना ये तुम्हारी हेल्थ को हार्म कर सकता है, कि अगर तुम गालियाँ मत देना मुझे, कि अगर तुम ठेले के मोमो खाओगे या ठेले की चाउमीन खाओगे तो तुम्हें ये बीमारियां हो सकती है, लेकिन हम तो ढीठ है, हम तो फिर भी खाएंगे, और अगर हमें वॉमिट हो गई, हमें फूड पॉइजनिंग हो गई, हम 10 गालियां देंगे उसे, लेकिन 10 दिन बाद जब हम ठीक हो जाएंगे ना तो हम दोबारा उसी ठेले के मोमो खाने जाएंगे, ठीक है। तुम ही लोगों पे भेज नहीं है, ये मेरे ऊपर भी भेज जाए, ठीक है। तो एजुकेशन दे रहे हो तो तुम्हें कंज्यूमर को एजुकेशन देनी, ठीक है, कि मैनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड सम रेपुटेड बिजनेस फर्म्स आर हेल्पिंग द कस्टमर टाइम टू टाइम अबाउट देयर हेल्थ, कि भाई ये चीज़ें तेरी हेल्थ के लिए सही नहीं है, ठीक है, या फिर फूड एडल्ट्रेशन की इन चीज़ों में मिलावटें आ रही हैं, वेट प्राइस कि तुम्हें ज़्यादा प्राइस दे के, कि तुमसे ज़्यादा प्राइस बता रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे एक ब्रांड का नाम ले लूँगी ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, जैसे कि एक ब्रांड है घी की, अभी मैं 2-4 दिन पहले घी ऑर्डर कर रही थी, तो उसमें मैंने क्या देखा, वो क्या देखा, वो दिखा रहा है, बाहर तो लिखा आ रहा है 1000 ml घी, ठीक है, 550 रुपये का, 550 नहीं, ज़्यादा ही प्राइस थे शायद, हाँ ज़्यादा ही प्राइस थे, ठीक है। और जब मैं उसे ओपन कर रही हूँ तो अंदर उसका जो होता है ना टेट्रा पैक, तो उस पर नीचे लिखा आ रहा है छोटे छोटे शब्दों में 900 ml, तो ये भी एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ही है। तो इसे भी क्या कहते हैं हम, वेट में घपला करना, प्राइस में घपला करना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से भी कंज्यूमर को अवेयर करना, ठीक है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब देखो सबसे पहला था तुम्हारा राइट टू सेफ्टी, जहाँ पे तुम्हारे लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी के लिए जो जो चीज़ें हैं हजार्डियस उन्हें नहीं लेना तुम्हें, ठीक है। और दूसरा क्या था हमारा, दूसरा क्या था, एक था राइट टू बी हर्ड, जहाँ पे तुम्हें जो चीज़ अगर तुम्हें कुछ दिक्कत आ रही है किसी चीज़ में तो तुम्हें सुननी चाहिए, या तुम किसी गुड से सेटिस्फाई नहीं हो तो कस्टमर की सुनो, कस्टमर तुम्हारा किसी गुड से सेटिस्फाई नहीं है तो सुनो। अगला क्या है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना कि भाई ये चीज़ें लाइक हेल्थ हो गई, फूड एडल्ट्रेशन हो गई, वेट हो गया, प्राइस हो गया, ये सब चीज़ें तेरे लिए अनसेफ हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और फर्म इस चीज़ पे काम कर रही हैं, ठीक है। दूसरा राइट टू चूज, जो उसे सामान लेना है उसे वो लेने दो, ठीक है। राइट टू सीक रिड्रेसल, कॉम्पनसेशन, अगर वो किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है उसे कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करो, वरना रिप्लेसमेंट ऑफ गुड कर दो, रिपेयर ऑफ गुड कर लो,
ये सब चीज़ें कर लो, ठीक है। तो ये सब थी कंज्यूमर की राइट्स। अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। अब कंज्यूमर की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, या बस बैठ के खाता रहेगा। देखो, consumer have some responsibilities while purchasing and consuming the goods and services, ठीक है। देखो अब ये क्या है, द कंज्यूमर शुड बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन द मार्केट फॉर चॉइस, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है। देखो एक तरफ तुम्हारे पास खड़ा है मोमो और चाउमीन का ठेला, एक तरफ टिक्की छोले का ठेला और एक तरफ फ्रूट्स का ठेला। तो अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम कौन सी चीज़ परचेज कर रहे हो, ठीक है। तुम टिक्की छोले खा रहे हो और वो बेचारा फ्रूट वाला खाली खड़ा है, तुम मोमो चाउमीन खा रहे हो, वो बेचारा फ्रूट वाला खाली खड़ा है। तो यहाँ पे तो कंज्यूमर की गलती है ना, ठीक है। द कंज्यूमर शुड बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन द मार्केट फॉर चॉइस। अगला देखो, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू बाय ISI मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क एक्सेट्रा बिकॉज दीज सिम्बल्स आर द इंडिकेशंस ऑफ गुड क्वालिटी। ये मार्क देख कर ही सामान खरीदना। अगला देखो, कंज्यूमर मस्ट रीड द लेबल केयरफुली एंड दे शुड नॉट बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ सेलर। देखो ज़रा इस वाले पॉइंट का मतलब क्या है। कंज्यूमर मस्ट रीड द लेबल केयरफुली एंड दे शुड नॉट बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ द सेलर्स। कि तुम्हें अगर कुछ सामान लेना है अपने यूज़ के लिए तो तुम उसके इंग्रेडिएंट्स का लेबल पढ़ो, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरिंग का लेबल तुम खुद पढ़ो। कभी तुमसे वो कह रहा हो, तुम ब्रेड लेने गए हो, ठीक है, और जो सेलर है वो तुमसे कह रहा है कि हाँ भाई ले जा अभी आज फ्रेश ही आई है, एक्सपायरी डेट उसकी कल की है, क्या करोगे, एक दिन में खा लोगे पूरी ब्रेड? तुम नहीं खा सकते। तो लेबल खुद पढ़ो, ठीक है। सेलर की बातों पे बिलीव मत करो, उसे तो अपना सामान बेचना है, ठीक है। अगला देखो, द कंज्यूमर शुड बी अवेयर अबाउट द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज पे तुम्हें खुद अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखो, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग गुड्स एवरी कंज्यूमर शुड आस्क द कैश मेमो बिकॉज इट वर्क्स एज अ प्रूफ एट टाइम ऑफ मेकिंग कंप्लेन अगेंस्ट द सेलर। जैसे कि कैश मेमो मतलब बिल तुम्हारे पास होना चाहिए जब भी तुम कोई भी सामान खरीद रहे हो, ठीक है, ताकि अगर तुम बाद में सेटिस्फाई नहीं रही है, उसने तुम्हें एक्सपायरी माल बेच दिया, तो तुम्हारे पास बिल होना चाहिए कि हाँ मैंने तेरे से ही लिया है ये सामान, ठीक है। अगला देखो, कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेन ऑन द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट एट द प्रोडक्ट। अगर तुम्हें लग रहा है कि सेलर तुम्हारी बात नहीं सुन रहा तो एक अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन फाइल करना, ठीक है। अगला देखो, ये क्या हो गया, अगला देखो, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू गेट गारंटी कार्ड एंड वारंटी कार्ड ऑफर्ड बाय द सेलर। अगर तुम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान ले रहे हो, जैसे कि सपोज करो तुम माइक्रोवेव ले रहे हो, OTG ले रहे हो या फिर वॉशिंग मशीन ले रहे हो, तो उसका गारंटी और वारंटी कार्ड लेना भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलर से, ठीक है। अगर देखो, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू बी ऑनेस्ट इन डीलिंग एंड दे मस्ट चूज ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स लीगली अप्रूव करे गए हैं या सर्विसेज लीगली अप्रूव करी गई हैं उन्हें ही चूज करना, ठीक है। अगला, द कंज्यूमर मस्ट बाय स्टैंडर्डाइज गुड, ठीक है। स्टैंडर्डाइज गुड खरीदो, मतलब कि सपोज करो कि तुम एक चीज़ तो तुम खरीद रहे हो, जैसे कि मैं अगर तुम्हें एग्जांपल दूं तो तुम्हें वॉशिंग मशीन चाहिए, ठीक है। तुमने वॉशिंग मशीन देखी सैमसंग की, अब सैमसंग वाली तो भाई 20-30 हज़ार की है, ठीक है। तुमने ले ली लोकल दुकान से लोकल मशीन, ठीक है, जिसकी कोई कंपनी वगैरह कुछ नहीं है। तो फिर अब तुम्हारे पास राइट नहीं है कि तुम उसकी कंप्लेन कर सको। क्यों? अगर तुम्हारी सैमसंग की मशीन में कोई दिक्कत आती तो ही तो सैमसंग या कंपनी सॉल्व करती ना उस चीज़ को। अब क्या हुआ, स्टैंडर्डाइज गुड तो तुमने लिया ही नहीं, ये इसका मतलब यही था। तो ये एक बार देख लेना, पूछ सकता है वो एग्जाम में 2-3 मार्क्स के, 1 मार्क्स के या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछ लेगा वो ये। अब देखो, व्हाट आर द रेमेडीज रिलीफ अवेलेबल टू अ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर को क्या क्या रेमेडीज और रिलीफ मिला हुआ है टू रिमूव द डिटेक्ट इन गुड्स। देखो, इफ कंज्यूमर कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद द कंप्लेंट देन इट कैन
then it can issue following orders to the opposite party. अब जैसे कि सपोज करो दो लोगों के बीच में तुम बायर और सेलर हो, और बायर ने सेलर ने सॉरी तुम्हें गलत सामान दे दिया, ठीक है। अब तुम गए कंज्यूमर फोरम, वहाँ पे उन्होंने उसे समझाया, सेलर को समझाया कि भाई ऐसे ऐसे तू कर सकता है। तो अब उन्होंने क्या करा, कंज्यूमर फोरम वाले ने सेलर को ऑर्डर दे दिया कि तू ये करेगा, टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स में कोई भी डिफेक्ट है तो उसे ठीक करना, ठीक है। टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद द न्यू प्रोडक्ट, उसने तुम्हें कोई ख़राब माल दे दिया था तो अब तुम्हें नए माल के साथ बदली करके देना। टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय कंज्यूमर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द ऑपोजिट पार्टी। अब जैसे कि अगर मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल दूँ, रियल लाइफ एग्जांपल दूँ, तो अभी मेरी फ्रेंड ने लैक्मे से स्मूथनिंग कराई थी। अब क्या हुआ, उन लोगों ने उसे क्या सजेस्ट करा कि तुम्हारे बालों में थोड़े से रिंकल्स आ रहे हैं तो तुम एक काम करो, तुम हेयर ड्रायर यूज़ कर लो। स्मूथनिंग के बाद हेयर ड्रायर कौन यूज़ करता है, उसने हेयर ड्रायर यूज़ कर लिया तो उसके बाल और ज़्यादा ख़राब हो गए। तो अब फिर उसने लैक्मे में कंप्लेन करी तो उन्होंने कहा उसे कि ठीक है हम आपकी एक बार दोबारा से स्मूथनिंग कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसे कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना या फिर लॉस जो हुआ है उसे, उस चीज़ तुम्हारे लैक्मे वालों की एडवाइस की वजह से उसके जो बाल डैमेज हुए हैं उससे उसे कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना, या फिर उन लोगों ने जो नेग्लिजेंस करा है, नेग्लिजेंस मतलब निगलेक्ट करना किसी चीज़ को, ठीक है, गलती करना। तो जो उन लोगों ने बोला उसे कि हेयर ड्रायर यूज़ कर लो और उसने यूज़ कर लिया हेयर ड्रायर, तो उस चीज़ की सारी जिम्मेदारी कौन लेगा, सेलर लेगा, ठीक है। अगला देखो, टू डिसकॉन्टिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट रिपीट इन द फ्यूचर। अब क्या होगा, कंज्यूमर फोरम वाला लैक्मे वाले को कह देगा कि ये चीज़ अब दोबारा फ्यूचर में मत यूज़ करना, ठीक है। टू विड्रॉ द हजारियस गुड्स फ्रॉम द मार्केट, हजारियस गुड्स ही हटा दो मार्केट में से, ठीक है। टू इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू न्यूट्रलाइज टू पे एडुकेट कॉस्ट ऑफ अप्रोप्रिएट पार्टी, जिसके साथ तुमने जो घपला करा है उसे सही कर दो। तुमने अगर एडवर्टाइजमेंट में कोई चीज़ दिखाई है और रियलिटी में तुम कुछ और कर रहे हो, जैसे कि कुछ कॉलेजेस दिखा देते हैं ना कि हमारा एवरेज पैकेज तो 10 लाख का है, पैकेज लग रहा है बच्चों का 6 लाख का, तो इन सब चीज़ों को ठीक करना। टू रिप्लेस द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मतलब जो भी तुम्हें लगता है कि हाँ ये गुड हम बेच रहे हैं, इसमें ये चीज़ आ रही है, ये शिकायतें आ रही हैं कंज्यूमर की, तो तुम उन गुड्स को हटा दो। टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है उसने हमसे ये चीज़ ली थी और इसमें बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, तो उन गुड्स का रिफंड दे देना कंज्यूमर को। नॉट टू ऑफर हजारियस गुड्स फॉर सेल्स एक्सेट्रा, उन्हें हजारियस गुड्स नहीं बेचने, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है, who can file the complaint under the Consumer Protection Act 1986. Under Consumer Protection Act 1986, a complaint made by any consumer, कोई भी कंज्यूमर दे सकता है, any registered consumer association, कोई कंज्यूमर एसोसिएशन बनी हुई है वो भी कंज्यूमर के बिहाफ पे केस फाइल कर सकता है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ अदर कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट। अब जैसे कि सपोज करो लैक्मे ने ये जो हेयर ड्रायर वाली चीज़ करी थी ये 10 लोग और के साथ करी, तो अब वो 10 के 10 लोग मिलके भी केस फाइल कर सकते हैं लैक्मे के अगेंस्ट, ठीक है। अ लीगल रिप्रेजेंटेशन और अ डिसीज्ड कंज्यूमर ऑफ अ डिसीज कंज्यूमर, जैसे कि सपोज करो कोई चीज़ खा के किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई, तो उसके घर वालों ने अब एक लीगल रिप्रेजेंटेटर मतलब एडवोकेट या कुछ हायर कर लिया, अब वो भी उनके बिहाफ पे ये कंप्लेन फाइल कर सकता है। तो कौन कौन कर सकता है, कंज्यूमर या कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन। अब देखो ये जो कंज्यूमर एसोसिएशन होनी चाहिए ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। अगला, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ अदर कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट, जिनको सेम दिक्कत फेस करनी पड़ी हो, या फिर अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड कंज्यूमर। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगेंस्ट हुम अ कंप्लेन कैन बी फाइल्ड। अब ऊपर वाला क्वेश्चन था कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, हु कैन फाइल अ कंप्लेन। अब नीचे वाला क्या है, अगेंस्ट हुम अ कंप्लेन कैन बी फाइल्ड।
by a consumer. The scope of a consumer protection 1986 is very wide. It is applicable to all type of undertakings whether they are big or small, private और public. ठीक है, किसी भी टाइप की फर्म है या कंपनी है, बड़ी है, छोटी है, प्राइवेट है, पब्लिक है. सो द कंप्लेन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट सेलर, जो भी सेलर है, ठीक है. मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग क्यों करे तूने ऐसे गुड्स जिनमें डिफेक्ट है, ठीक है. डीलर मतलब होलसेलर टाइप. द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज मतलब रिटेलर हो गया, मान लो रिटेलर जो बेच रहा है उन सर्विसेज को या उन गुड्स को, ठीक है. सो इफ द अबव पार्टीज आर ऑन मिस्टेक देन फॉर्म द कंप्लेन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट देम. अगर इन सब लोगों ने गलती करी है तो इन सब लोगों के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल होगी, ठीक है. अब अगला देखो, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इसको तुम लोग ज़रूर करना और ये क्वेश्चन ये पेपर में आएगा, ठीक है. ये आएगा तुम्हारे पेपर में, इसे तुम लोग ज़रूर करके जाओगे. अब देखो, व्हाट डू यू मीन बाय 3-tier रिड्रेसल मशीनरी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. 3-tier रिड्रेसल मतलब कौन से ऐसे 3 टियर हैं जो तुम्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है. इट इज़ पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 1986 में पार्लियामेंट ने ही पास करा था ये, और बहुत बड़ा एक्ट है, ठीक है. इफ द कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज ही कैन फाइल अ कंप्लेन इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम एंड नेशनल फोरम, ठीक है. विदिन 3 months ऑफ परचेज, विदिन 3 months, ठीक है. मैंने कोई गुड्स खरीदा, मैं अपने गुड्स से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं सेलर के पास लेकर गई, उसने मना कर दिया, ठीक है. तो अब क्या कर सकता है कंज्यूमर, अब कंज्यूमर केस फाइल कर सकता है विदिन 3 months उन गुड्स को खरीदने के विदिन 3 months में डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम या नेशनल फोरम में, ठीक है. सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम. अब ये क्या है, देखो, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेजिडेंट एंड 2 other members अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन कौन होता है, प्रेजिडेंट होता है और 2 और लोग होते हैं, 2 members जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है. डिस्ट्रिक्ट फोरम लिसन्स द कंप्लेन फॉर द वैल्यू अप टू 20 lakhs, 20 लाख तक के गुड्स की कंप्लेन सुनती है ये, ठीक है. ऑन रिसीविंग द कंप्लेन अ नोटिस इज सेंट टू द अदर पार्टी एंड गिव्स डिसीजन. After that, if neither party is satisfied with the judgment, then appeal can be made in the state commission within 30 days. अब देखो, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है और 2 और मेंबर होते हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. ये कहाँ तक के गुड्स को देखती है, कंप्लेन कहाँ तक के गुड्स की करती है, 20 लाख रुपए तक की, ठीक है. अगला देखो, ऑन रिसीविंग द कंप्लेन, जब भी इन्हें कोई कंप्लेन आएगी ये दूसरी पार्टी को मतलब सेलर को नोटिस भेजेंगी, ठीक है, और उसे बताएंगी कि देख ये ऐसे ऐसे डिसीजन हुआ है, तूने ये घपला करा है और तेरे अगेंस्ट ये एक्शन लिए जाएंगे, ठीक है. अगर जो बायर है या जो सेलर है वो दोनों डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो अब वो दोनों जाएंगे स्टेट कमीशन के पास विदिन 30 days. जब डिस्ट्रिक्ट का डिसीजन आ जाएगा उसमें अगर वो लोग सेटिस्फाई नहीं है तो विदिन 30 days वो लोग स्टेट कमीशन के पास जाएंगे, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या है, it is established by the state government with the president and 2 other members, ठीक है. अब ये स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, 2 जिसमें होगा एक प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर्स होंगे, ठीक है. एंड 1 of them should be women. ये जो 2 अदर मेंबर हैं इनमें से एक होनी चाहिए वुमेन, ठीक है. स्टेट कमीशन हियर्स कंप्लेन फॉर द वैल्यू बिटवीन 20 लाख से 1 करोड़ तक की, ठीक है. गुड्स की वैल्यू 20 लाख से 1 करोड़ तक की है तो वो स्टेट कमीशन में आ जाएंगे. वंस अ कंप्लेन इज एडमिटेड अ नोटिस इज सेंड टू द अदर पार्टी. सेलर को नोटिस भेजेंगे, दूसरी पार्टी को नोटिस भेजेंगे. इफ रिक्वायर्ड सैंपल कैन बी सेंट फॉर टेस्टिंग इन द लैबोरेटरी. सैंपल भी भेजेंगे, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो. द स्टेट कमीशन सीज द टेस्ट रिपोर्ट एंड लिसन टू द अदर पार्टीज एंड गिव जजमेंट. बट इफ आइदर ऑफ द पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड अपील कैन बी मेड बिफोर नेशनल कमीशन विद इन 30 days. अगर कोई पार्टी स्टेट
कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो उसका डिसीजन आने के विद इन 30 डेज वो नेशनल कमीशन में चली जाएगी। ठीक है, अब दोबारा से देख, डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या क्या था, प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, ये कहाँ तक के गुड्स की कंप्लेन सुनते हैं, 20 लाख रुपए तक की। ठीक है, नोटिस भेजा जाएगा, अगर दोनों में से कोई भी पार्टी सेटिस्फाई नहीं है तो विद इन 30 डेज ऑफ द डिसीजन ऑफ ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन वो लोग स्टेट कमीशन के पास कंप्लेंट फाइल कर देंगे। अब स्टेट कमीशन में कौन कौन आएगा, स्टेट कमीशन में आएगी स्टेट गवर्नमेंट विद अ प्रेसिडेंट होगा एक और 2 मेंबर्स होंगे। ठीक है, जिसमें से एक मेंबर वुमेन होनी ज़रूरी है। ठीक है, ये कहाँ तक के गुड्स की कंप्लेंट सुनते हैं, 20 लाख से 1 करोड़ तक के गुड्स की। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो ये लैबोरेटरी में भी भेजेंगे सैंपल्स के लिए और सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद किसी डिसीजन पे लेंगे। अगर इनमें से भी दोनों पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है डिसीजन से या कोई एक पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो स्टेट कमीशन के डिसीजन जब आएगा उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर ये लोग नेशनल कमीशन जा सकते हैं। अब नेशनल कमीशन में क्या है ये भी देखते हैं। चलो, नेशनल कमीशन कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 अदर मेंबर्स। ठीक है, अब नेशनल कमीशन में क्या होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट के साथ 4 अदर मेंबर्स होंगे जिसमें 1 शुड बी अ वुमेन, एक वुमेन होनी ज़रूरी है। ठीक है, दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द नेशनल कमीशन लिसन्स द कंप्लेन ऑफ क्लेम्स एक्सीड टू 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा के गुड्स की कंप्लेन सुनेगी ये। ठीक है, ऑन रिसीविंग कंप्लेंट द नेशनल कमीशन सेंड्स अ नोटिस टू द अदर पार्टी। द रिक्वायर्ड सैंपल कैन बी सेंड फॉर द टेस्टिंग एंड बेस्ड ऑन द टेस्ट रिपोर्ट द नेशनल कमीशन गिव जजमेंट। ठीक है, इफ द पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ नेशनल कमीशन पार्टी कैन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 डेज। देखो, अब नेशनल कमीशन में क्या होगा, एक मेंबर होगा, वो एक प्रेसिडेंट होगा और 4 और मेंबर होंगे। ठीक है, मतलब मिनिमम 4 तो होंगे ही होंगे, एक प्रेसिडेंट और 4 और मेंबर, जिसमें से एक होगी वुमेन। और ये कहाँ तक के गुड्स की कंप्लेंट सुनेगा, 1 करोड़ से ज़्यादा के गुड्स की। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज या जो भी पैसे वगैरह होंगे। ठीक है, वही टेस्टिंग वगैरह कराएंगे लैबोरेटरी में, रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बेसिस पे ये अपना डिसीजन देगा। और अगर कोई नेशनल कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो विद इन 30 डेज वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब एक बार दोबारा से समझो ये तीनों फॉरम होते क्या क्या है। सबसे पहला आ गया हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होगा, 2 मेंबर्स होंगे। ठीक है, वुमेन हो मैन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और उन दोनों मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कहाँ तक के गुड्स की सुनवाई सुनेंगे ये, 20 लाख रुपए तक की। ठीक है, और अगर कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होगा इसके डिसीजन से तो वो लोग विद इन 30 डेज, जैसे कि सपोज करो 15 फरवरी को इसका आया, 15 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट कमीशन का वो आया, ऑर्डर आ गया कि ठीक है ये है। अब बायर या सेलर में से जोन से भी पार्टी या दोनों पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो अब उन लोगों के पास टाइम पीरियड है 15 फरवरी तक का कि वो स्टेट कमीशन में जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसके डिसीजन आने के विद इन 30 डेज। ठीक है, अब गए स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन में कौन कौन है, प्रेसिडेंट है और 2 और मेंबर हैं जिसमें से एक मेंबर वुमेन होनी ज़रूरी है। ठीक है, अब ये कहाँ तक के गुड्स में डील करेगा, 20 लाख रुपए से 1 करोड़ तक के गुड्स में। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो लैबोरेटरी में सैंपल्स भेजेगा टेस्ट करने के लिए, फिर जब टेस्ट की रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से ये डिसीजंस लेगा। ठीक है, अगर कोई इसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो विद इन 30 डेज, इसके डिसीजन आने के विद इन 30 डेज वो चला जाएगा नेशनल कमीशन में। अब नेशनल कमीशन में कौन कौन है, नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट होगा और 4 और मेंबर होंगे, उन 4 में से एक मेंबर वुमेन होनी ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे ये कौन अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, ये वही दोनों, और ये कहाँ तक के गुड्स को खरीदेगी, जो की सुनवाई करेगी जो भी 1 करोड़ से ऊपर के गुड्स हैं। ठीक है, अब देखो ज़रूरत पड़ेगी तो सैंपल्स भेजेगी लाइब्रेटरी में, फिर जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी उस हिसाब से डिसीजंस लेगी। ठीक है, अगर कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो विद इन 30 डेज सुप्रीम कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। ये हैं तुम्हारे 3 टियर रिड्रेसल, और ये पेपर में वो पूछेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना। अब बस तुम्हारा ये इतना चैप्टर बचा है 1 पेज का मुश्किल से। अब देखो अब क्या है ये,
What do you mean by NGOs? Discuss the role of non-government organization in consumer protection. NGO की full form ही non-government organizations है, ठीक है. अब देखो, there are about 500 consumer association which are working in the field of consumer protection. कम से कम 500 एसोसिएशंस हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हित में काम कर रही हैं, ठीक है. एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन. द एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड वेलफेयर सर्विसेज टू द कंज्यूमर. उनकी जो एम है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है. सम ऑफ द फेमस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आर कॉमन कॉज, ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है. कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली में है. वॉइस न्यू दिल्ली में है. मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई में है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अहमदाबाद में है. कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जयपुर में है. ये कुछ फेमस सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है. अगला देखो, रोल क्या है. रोल क्या होता है इनका, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का रोल क्या है. एजुकेशन द पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट, कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप्स, की कंज्यूमर को एजुकेशन प्रोवाइड करने की. भाई ये तेरी राइट्स हैं. अगर तेरे को कभी गुड्स में घपला मिल गया ना तो तू ऐसे जाके कंप्लेन फाइल कर सकता है, ठीक है. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कई बार स्कूल्स वगैरह में भी आ जाते हैं वो लोग, ठीक है. तो ये सब चीज़ें. एनकरेजिंग कंज्यूमर टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड एक्ट अगेंस्ट दोज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो तू जा, पीछे हम खड़े हैं तेरे, ऐसे, ठीक है. प्रोवाइडिंग लीगल हेल्प टू द कंज्यूमर, की मतलब अगर कभी दिक्कत हो जाती है कि कंज्यूमर अपनी साइड से एडवोकेट वगैरह नहीं कर पाया तो ये लोग करके देते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी देते हैं उन लोगों को, ठीक है. फाइलिंग कंप्लेंट इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर. अब जैसे कि सपोज करो किसी कस्टमर की गुड्स का घपला आ गया, 30 लाख के गुड्स का घपला आ गया उसका. अब 30 लाख वाला हमने किस में पढ़ा था, 20 लाख से 1 करोड़ वाला स्टेट कमीशन में. तो ये अब उसे क्या करेगा, उसकी तरफ से कंप्लेन फाइल करेगा स्टेट कमीशन में, ठीक है. अगला, पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स एंड बुकलेट्स टू एजुकेट द कंज्यूमर्स. मतलब पीरियोडिकल बुकलेट्स, मैगजीन्स में छापना कि तुम्हारी ये राइट्स हैं, ठीक है. अगला, मोटिवेशन पीपल टू परचेज ओनली स्टैंडर्ड गुड्स सच एज ISI मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, वूल मार्क. ये जो मार्क वाले गुड्स है ना, यही परचेज करो, ठीक है. प्रोड्यूसिंग फिल्म्स एंड CDs ऑन फूड एडल्ट्रेशन, मिसयूज ऑफ ड्रग्स एंड कस्टम एंड कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा, ठीक है. इन चीज़ों पे फिल्म बनानी या CDs बनानी फूड एडल्ट्रेशन पे कि वो कैसे लोगों को इफ़ेक्ट करती है, मिसयूज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, एंड कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा, ठीक है. अगला देखो, रनिंग वॉलेंटियर कंप्लेंट काउंटर फॉर द कंज्यूमर गाइडेंस. कंज्यूमर को गाइड करना कि अगर तेरे साथ गलत हो जाएगा तो तुझे ऐसे ऐसे काम करना है. तो ये जो होती हैं ये कंज्यूमर के हित में काम करती हैं, ठीक है. तो ये था तुम लोगों का कंज्यूमर प्रोटेक्शन. अब मैं इसके बाद तुम लोगों की मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की केस स्टडीज़ अपलोड कर दूँगी. फिर उसके बाद वो हमारे 4 चैप्टर्स बचेंगे, उन्हें हम देख लेंगे, ठीक है. तो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन. ओके, थैंक यू, बाय.